कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम G20 के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके बेसिक्स, उसकी डिटेलिंग कर दी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, इसके तहत इसके क्या महत्व हैं, भारत क्या भूमिका निभा सकता है, एजेंडे किस विषय में तय किए जा सकते हैं, हम इन पर भी बात करेंगे। पहले हम G20 से जुड़ी बाकी बारीकियों को समझें। देखिए, हमने ये तो समझ लिया था कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके साथ ही इनवाइटेड कंट्रीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं, हम उसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए, हम पहले इसे रीजन वाइज समझें। जैसा हमने मेंबर कंट्रीज़ रीजन वाइज समझे थे, 19 मेंबर कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन, 20 मेंबर्स का एक समुदाय, दैट इज़ समूह, दैट इज़ ग्रुप ऑफ 20। अब हमने वो तो रीजन वाइज समझा, तो ये भी रीजन वाइज समझना ज़रूरी है। तो इनवाइटेड जो कंट्रीज़ हैं उनमें एशिया में से कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखिए, साउथ एशिया की बांग्लादेश, वेस्ट एशिया या फिर साउथ वेस्ट एशिया से ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात और साउथ ईस्ट एशिया से सिंगापुर। तो ये इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं। टोटल 9 इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं, उसमें से 4 कंट्रीज़ एशिया से आती हैं। एक साउथ एशिया की है, दैट इज़ बांग्लादेश, एक साउथ ईस्ट एशिया से है, दैट इज़ सिंगापुर, एक वेस्ट कह लें या साउथ वेस्ट एशिया कह लें, ओमान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 4 इनवाइटेड कंट्री। इसके बाद अफ्रीका से इनवाइटेड कंट्रीज़ आती हैं, टोटल 3। एक नॉर्दर्न साइड पे है, दैट इज़ इजिप्ट, एक साउथ ईस्ट पे, दैट इज़ मॉरिशियस, और एक लगभग सेंटर वेस्ट पे, दैट इज़ नाइजीरिया। ओके, तो इजिप्ट, मॉरिशियस एंड नाइजीरिया ये अफ्रीका से आती हैं। उसके बाद यूरोप से एक नीदरलैंड्स, आपको पता है दैट इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप, एक स्पेन, ओके, साउथ वेस्ट ऑफ यूरोप। सो नीदरलैंड एंड स्पेन। यूरोप से नीदरलैंड और स्पेन, अफ्रीका से इजिप्ट, मॉरिशियस, नाइजीरिया, और एशिया से सिंगापुर, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान। ये कुल 9 कंट्रीज़ हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है। इनके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लेती हैं G20 की मीटिंग के भीतर। अब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो G20 की परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो वो हो गई। दूसरी, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी चेयर्स इसकी मेंबर हैं, मेंबर इन द सेंस एज एन इनवाइटेड मेंबर्स, ओके। और इसके अलावा एज अ प्रेसिडेंसी हर कंट्री को अधिकार होता है कि वो अगर किन्हीं को स्पेसिफिकली इनवाइट करना चाहता है तो कर सकता है। तो भारत ने भी इनवाइट किया। भारत ने किन को इनवाइट किया? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से किन किन की चेयर इनकी हमेशा सदस्य के रूप में इनवाइटेड रहती हैं, और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमेशा से ही इनवाइटेड मेंबर के रूप में इसके साथ चलती हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इनवाइटेड ही रहती हैं, इसमें वो G20 के साथ ही चलती हैं। उनका नाम मैंने आपके सामने लिखा है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस UN, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, WB वर्ल्ड बैंक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, OECD that is Organization of Economic Cooperation and Development, AU that is African Union, AUDA NEPAD यानी कि ODA नेपाड, यानी कि ODA का मतलब अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, नेपाड का मतलब न्यू पार्टनरशिप, NE का मतलब न्यू, P का मतलब पार्टनरशिप, फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, AD का मतलब अफ्रीकाज डेवलपमेंट। सो नेपाड का मतलब न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, ओके। इसके अलावा एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अलावा ISA दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा CDRI दैट इज़ कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद ADB दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? अब इसमें से देखिए, यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
WTO, ILO, ये रहती ही हैं संस्थाएं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनवाइटेड ही रहती हैं इसके साथ। इतनी बात क्लियर हुई। अब वो इंटरनेशनल, ये FSB, OECD, अब वो संस्थाएं जिनकी चेयर्स इनके साथ रहती हैं, AU, अफ्रीकन यूनियन, ODA नेपाड, एशियान, ये इनके साथ, इन ऑर्गेनाइजेशंस की चेयर इनके साथ ही चलती हैं। ये जो भारत ने इनवाइट की हैं, ISA, CDRI, ADB, भारत ने इनवाइट की हैं ISA, CDRI, ADB। क्लियर हो गया? वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो G20 के साथ ही चलती हैं एज एन इनवाइटेड मेंबर, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी चेयर्स साथ ही चलती हैं एज एन इनवाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, और वो संस्थाएं जो भारत ने एक प्रेसिडेंसी के रूप में अपनी इच्छा से बुलाई हैं, दैट इज़ ISA, CDRI एंड IDB। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI दैट इज़ कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर हो गई कहानी? तो चलिए इन्हें आप इन 3 कैटेगरीज के अंदर समझ के चलिएगा, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। ओके, इनको आना ही था अगर भारत ना भी बुलाता, ये तो आनी ही थी। ये सारी यूनाइटेड नेशन से लेकर के एशियान तक, इनको भारत ने इनवाइट किया है, ISA, CDRI, ADB को। तो चलिए हमने इनवाइटेड कंट्रीज़ देख ली, हमने इनवाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी देख ली। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हम मेंबर कंट्रीज़ तो पहले ही जानते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर के तहत ये देखा था कि 2 ट्रैक होते हैं, एक फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को हेड करते हैं उन मेंबर कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, और जो शेरपा ट्रैक हैं इसे हेड करते हैं उन कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा चुने हुए व्यक्ति, यानी कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द शेरपास। हमने शेरपा वर्ड का मीनिंग भी समझ लिया था। अब हमने ये देखा था कि जो फाइनेंस ट्रैक है उसकी मीटिंग वर्ष भर के दौरान होती रहती हैं। हम उसी से आगे बढ़ने वाले थे, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, द शेरपाज, अब हम शेरपाज की तरफ आ गए। द शेरपाज ओवरसी नेगोशिएशंस ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। पूरे वर्ष भर के दौरान जो जो नेगोशिएशंस होती रहती हैं उसकी ओवरसीइंग अथॉरिटी शेरपाज होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी पावरफुल। डिस्कसिंग एजेंडा आइटम्स फॉर द समिट। पूरे वर्ष भर के दौरान सभी मीटिंग्स होती रहेंगी और फाइनली कल्मिनेट करेगा वो पूरा ईयर इनटू दैट समिट। उसका कल्मिनेशन पॉइंट बनेगा समिट। तो उस समिट तक पहुंचने के लिए लीडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर शेरपास समिट के लिए जो पॉइंट एजेंडा के रूप में जाने हैं उन पर चर्चाएं करते हैं अलग अलग मीटिंगों के दौरान। ओके, वर्ष भर के दौरान भारत के अंदर नवंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक की ये जो प्रेसिडेंसी है, लगभग 60 शहरों में 200 के अराउंड मीटिंग्स होंगी, 200 के अराउंड डिफरेंट मीटिंग्स। ओके, वो किन किन की होंगी अभी समझ जाओगे। और एजेंडा आइटम्स ही इसके लिए आइडेंटिफाई किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, फाइनलाइज किए जाएंगे, और बाद में समिट मीटिंग में आपके प्राइम मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि शेरपास क्या करते हैं। शेरपास ओवरसी द नेगोशिएशंस ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। शेरपा क्या करते हैं, डिस्कसिंग एजेंडा आइटम्स फॉर द समिट। शेरपास क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग द सब्सटेंटिव वर्क ऑफ द G20। तो G20 से एसोसिएटेड सारा सब्सटेंशियल वर्क शेरपास ही कोऑर्डिनेट करते हैं। शेरपास ही सभी तरह की नेगोशिएशंस को ओवरसीइंग करते हैं, और शेरपास ही समिट के लिए जो एजेंडा आइटम्स हैं उनसे जुड़ी डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि लीडर के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं, एक तरह से ही लीडर ही को रिप्रेजेंट वहाँ कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए शेरपास के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। शेरपास ये सारा काम कर देते हैं, बाद में लीडर्स आकर के उसको पढ़ लिख करके सिग्नेचर कर देते हैं, दैट्स ऑल। अब हमने पढ़ा कि एक फाइनेंस ट्रैक है, हमने पढ़ा कि एक शेरपा ट्रैक है। ये दोनों ट्रैक्स के तहत काम होने के लिए जो जो एरियाज़, फोकस एरियाज़ रहेंगे, शेरपा ट्रैक के अंदर किन एरियाज़ पर फोकस करना है और फाइनेंस ट्रैक के अंदर किन एरियाज़ पर फोकस करना है, उन एरियाज़ पर काम करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनेंगे। उन एरियाज़ पे काम करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनेंगे। तो शेरपा ट्रैक के अंदर कई वर्किंग ग्रुप्स होंगे, इसी तरह से फाइनेंस ट्रैक के अंदर अलग अलग वर्किंग ग्रुप होंगे जो दोनों ट्रैक्स के जो फोकस एरिया हैं उन पर काम करेंगे।
अब इन 2 ट्रैक्स के, इन वर्किंग ग्रुप्स के अलग एक तीसरा सिस्टम ऑफ ग्रुप्स भी एग्जिस्टेंस में आता है, इन्हें कहते हैं एंगेजमेंट ग्रुप। ये अलग अलग सेक्शंस को एंगेज करते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एंगेज कराते हैं, ताकि G20 एक ऑल इनकम्पैसिंग कंक्लूजन तक पहुँचे, ताकि G20 का जो एजेंडा है वो सभी को कवर करता हो, सभी की विचारधाराओं को सबको समझते हुए सबको साथ लेकर के चले। इसलिए उन सभी तरह के एंगेजमेंट ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो जाती है। आप सबको एंगेज कराते हैं, कैसे? तो ये है अब, दैट इज़ द एंगेजमेंट ग्रुप्स। सो देयर आर एंगेजमेंट ग्रुप्स विच ब्रिंग टुगेदर, किन किन को एंगेजमेंट ग्रुप में कौन कौन आकर के शामिल हो जाएंगे, कौन कौन आके अपनी भूमिका उसमें निभाएंगे? सिविल सोसाइटीज़, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी सिविल सोसाइटीज़, पार्लियामेंटेरियंस, थिंक टैंक्स, वुमेन, यूथ, लेबर, बिजनेसेस, रिसर्चर्स, दे ऑल ऑफ द G20 कंट्रीज़। तो G20 कंट्रीज़ के इन सभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के जो चुने हुए नुमाइंदे होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट, वो आ करके एंगेजमेंट ग्रुप के वाया एंगेज होंगे G20 में, G20 की मीटिंग्स में, अपनी अपने विचार रखेंगे। युवाओं से जुड़े मुद्दे यूथ के प्रतिनिधि रखेंगे, लेबर से जुड़े हुए मुद्दे लेबर से जुड़े प्रतिनिधि रखेंगे, वुमेन से एसोसिएटेड मुद्दे वुमेन से जुड़े हुए प्रतिनिधि रखेंगे। इसी तरह से सिविल सोसाइटीज़ अपने मुद्दे रखेंगी। अलग अलग तरह से पार्लियामेंटेरियंस एंगेज किए जाएंगे, वो पार्लियामेंटेरियंस के पर्सपेक्टिव से मुद्दे देश के रखेंगे। थिंक टैंक्स, तो देखिए थिंक टैंक्स के तहत हमने इंटेलेक्ट को सपोर्ट किया, वुमेन, यूथ, लेबर, बिजनेसेस के वाया हमने समाज के अलग अलग संस्था यानी कि अलग अलग धड़ों को एंगेज किया। पार्लियामेंटेरियन के वाया हमने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, उनको एंगेज किया, सिविल सोसाइटीज़ को एंगेज किया। तो G20 को ऑल इनकम्पैसिंग बनाने के लिए हम एंगेजमेंट ग्रुप्स की मदद से G20 की सारी कार्रवाई में इन सभी वर्गों को, संस्थाओं को एंगेज कराते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि देयर आर engagement groups. So there are engagement groups which bring together civil societies, parliamentarians, think tanks, women, youth, labor, businesses, researchers of the G20 country. Clear? तो कोई भी नहीं छूट रहा है। G20 मेंबर कंट्रीज़ आपस में मिलती हैं, एक तरफ फाइनेंस ट्रैक पे काम होता है, एक तरफ शेरपा ट्रैक पे काम होता है। इनके तहत अलग अलग तरह के, शेरपा ट्रैक के तहत अलग अलग सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ उठाए जाते हैं, और फाइनेंस ट्रैक के तहत वर्ल्ड लेवल पर जो भी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ इश्यूज़ हैं उनको उठाया जाता है, चाहे वो किन्हीं फाइनेंशियल रेगुलेशन से जुड़ा हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा हो, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो टैक्सेशन से एसोसिएटेड इश्यूज़ हों, जितने भी तमाम मुद्दे हैं वो फाइनेंस ट्रैक के तहत उठाए जाते हैं। और ये दोनों तरह के ट्रैक्स इन मुद्दों को उठाते हुए, चाहे पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा, रोज़गार से जुड़ा मुद्दा, इन सब पर काम करते हुए सबके विचारों को साथ लेकर के चलें। इसलिए इनकी डिस्कशंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए, और रीज़नेबल बनाने के लिए, और लॉजिकल बनाने के लिए इनको लगातार अपने विचार विमर्श देते रहते हैं एंगेजमेंट ग्रुप्स। जिन एंगेजमेंट ग्रुप्स के वाया विंडो मिलती है अपने थॉट्स, अपनी नीड्स इन G20 के अलग अलग ट्रैक्स के तहत हो रहे कामों में अपनी बात रखने की विंडो मिलती है, किन्हें? इन सभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, चाहे सिविल सोसाइटीज़ हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर वो यूथ हैं, वुमेन हैं या बिजनेसेस ग्रुप हैं। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टैक्सेशन सिस्टम पर अगर G20 काम कर रहा है तो देश के, दुनिया के व्यापारियों को सुनना भी तो ज़रूरी है। अब कैसे सुने उन्हें? तो एंगेजमेंट ग्रुप के वाया व्यापारियों को सुनेंगे। ओके, व्यापारियों की शमूलियत एंगेजमेंट ग्रुप के वाया हो जाएगी, वो इन्हें एंगेज करा देगा। दैट्स ऑल। अब समझिए, द G20 ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट। तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता, इसका कोई स्टाफ नहीं होता, ये बात दिमाग में रखिएगा। सो डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट, नो स्टाफ, नो परमानेंट सेक्रेटरीट। तो कैसे काम चलता है फिर? ट्रॉयका की मदद से काम चलता है। ट्रॉयका मने, जैसे कि इस वर्ष इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो दैट इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया।
इसके पिछले वर्ष में किसके पास थी? इंडोनेशिया। और अगले वर्ष किसके पास होगी? ब्राज़ील। ये 3 कंट्रीज़ मिलके कहलाती हैं ट्रॉयका। ऐसे में इंडोनेशिया भारत की मदद करेगा। इंडोनेशिया की पहले की जो कंट्रीज है, इंडोनेशिया तक जो काम पहुंचा, जिस मैनर में भी इंडोनेशिया के सभी कर्मचारी, इंडोनेशिया के सभी नुमाइंदे जो सारा काम निपटाया, वो वहाँ से पहुँच जाएगा इंडिया तक, और वो इंडिया को इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में, डॉक्यूमेंट्स को समझने में, ऑर्गेनाइज करने में। इंडिया इस ईयर अपने देश के सभी नुमाइंदे और स्टाफ की मदद से इस G20 के इस प्रेसिडेंसी को रन करेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी फर्दर इंडिया ब्राज़ील को कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा। इंडिया सारी चीज़ें ब्राज़ील को कंट्रीब्यूट करेगा और हेल्प करेगा, और फिर ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर इसे रन करेगा अपनी स्टाफ की मदद से, और फिर ब्राज़ील फर्दर उसके नेक्स्ट जो कंट्री है उसको कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए किसी भी एक समय में 3 कंट्रीज़ इंगेज रहती हैं, एक प्रीवियस प्रेसिडेंसी, एक इनकम्बेंट यानी कि रनिंग प्रेसिडेंसी, एक अपकमिंग प्रेसिडेंसी। इस तरह से इन कंट्रीज़ के जो स्टाफ हैं, ऑफिशियल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सारा काम मैनेज कर लेते हैं। कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या स्टाफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ट्रॉयका की मदद से ये सब कुछ सफल हो पाता है। ओके, तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि द G20 ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट, द प्रेसिडेंसी इज़, यानी कि इस साल भारत के पास प्रेसिडेंसी है, द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रॉयका, दैट इज़ प्रीवियस, करेंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। किसी भी मौजूदा समय की प्रेसिडेंसी को ट्रॉयका सपोर्ट करता है, यानी कि प्रीवियस प्रेसिडेंसी, करंट प्रेसिडेंसी खुद को सपोर्ट करे, और इनकमिंग प्रेसिडेंसी यानी कि जिसके पास अगले वर्ष पहुंचने वाला है सब कुछ, वो आएंगे यहाँ पर, उनके नुमाइंदे, उनके स्टाफ सारा समझेंगे, एंगेज रहेंगे, और काम संपन्न होते ही यहाँ से ले जाएंगे। जैसे जब इंडोनेशिया में चल रहा था तो भारत के नुमाइंदे, भारत के स्टाफ उनके साथ तब एंगेज थे कि इनके बाद अब हमारी बारी आने वाली है। ओके, ये इस तरह से चलता है। तो ट्रॉयका इसे सपोर्ट करता है। चलिए, दिस टाइम, इस बार ट्रॉयका इज़ कंपोज्ड ऑफ, किन किन के द्वारा कंपोज हुआ है? इंडोनेशिया, क्योंकि प्रीवियस प्रेसिडेंसी उनके पास थी, इंडिया क्योंकि करंट प्रेसिडेंसी इनके पास है, और ब्राज़ील क्योंकि इनकमिंग प्रेसिडेंसी उनके पास होने वाली है। ओके, तो ट्रॉयका इनसे मिल करके बनता है। चलिए, अब अगली कहानी आती है कि जो 20 मेंबर हैं, जिसमें कि 19 मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। द 19 मेंबर कंट्रीज़ आर डिवाइडेड अप इनटू 5 ग्रुप्स। 19 कंट्रीज़ को 5 ग्रुप्स में बांटा है, कंप्राइजिंग अ मैक्सिमम ऑफ 4 कंट्रीज़ ईच। हर ग्रुप में मैक्सिमम 4 कंट्रीज़ ही रह सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले समझना है कि 19 मेंबर कंट्रीज़ को हमने 5 ग्रुप्स में बांट दिया। हर ग्रुप में मैक्सिमम 4 मेंबर रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो ग्रुपिंग से बाहर है। इसे दिमाग में रखना है, कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो फंसना नहीं है। अब कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं ये ग्रुपिंग, कैसे ऑर्गेनाइज होती है? क्या ये रैंडमली होती है? नहीं, इसके पीछे भी रीज़न है। ग्रुप्स मेजॉरली रीजनल बेसिस पे बनाए जाते हैं, यानी कि कोशिश ये रहती है, मोस्टली वर्ड है और यूजुअली वर्ड है, तो ग्रुप्स मोस्टली रीजनल बेसिस पे बनाए जाते हैं, और हर ग्रुप में यूजुअली उस रीजन से बिलोंग करने वाली कंट्रीज़ होती हैं। जो भी कोई एक जैसे रीजन ऑफ अफ्रीका, रीजन ऑफ यूरोप, रीजन ऑफ एशिया, जिस भी रीजन से वो कंट्रीज़ बिलोंग कर रही हैं वो उस ग्रुप में होंगी। अब ये मोस्टली और यूजुअली वर्ड का बहुत महत्व है। मोस्टली का मतलब ये है कि ग्रुप्स एब्सोल्युटली या ओनली रीजनल बेसिस पे नहीं बनाए जाते, बट मोस्टली रीजनल बेसिस पे बनाए जाते हैं। और यूजुअली वर्ड का मीनिंग ये है कि ओनली उसी रीजन की कंट्री एक ग्रुप में होंगी ऐसा नहीं है। हाँ, यूजुअली ये होंगी ऐसा ज़रूरी है, पर ओनली होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि वायलेशंस भी हैं, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो टोटल हमने देखा कि 5 ग्रुप हैं, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट्स वायलेट होते हैं, वो अभी आपको समझ आ जाएगा, तो देख लीजिए। तो 19 मेंबर कंट्रीज आर डिवाइडेड अप इनटू 5 ग्रुप्स comprising a maximum of 4 countries each. Most of the groups are formed on a regional basis, that is countries from the same region are usually put in the same group. Only group 1, that is Australia,
और तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में कॉन्टिनेंट ही है। कनाडा आप सब जानते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। सऊदी अरेबिया आप सब जानते हैं कि साउथ वेस्ट एशियन कंट्री है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। तो फिर इसमें तो वो रीजन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ ना। आप देख सकते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूएसए सारे एक साथ ही डाल दिए। अनदर ग्रुप 2 जिसका हिस्सा है इंडिया। तो 5 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, 2, 3, 4 एंड 5। और आपसे कोई पूछे कि इंडिया किस ग्रुप का पार्ट है, इट इज़ ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में देखिए इंडिया है एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए रशिया है। इंडिया साउथ एशिया में आता है, रशिया को कई बार एशिया में लेते हैं एज अ नॉर्थ एशिया, उसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। साउथ अफ्रीका तो आप सब जानते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। और तुर्की यानी कि ये हम जानते हैं कि एशिया का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रीजनल वायलेशंस हैं। उसके बाद ग्रुप 3, 4, 5 में रीजन्स का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली फॉलो होता है। अब इतनी कंट्रीज़ जो आपने निकाल दी हैं, इन कंट्रीज़ के बाद बाकी की सभी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ को यूरोपियन ग्रुप में, अफ्रीकन कंट्रीज़ को अफ्रीकन ग्रुप में, और बची हुई सारी एशियन कंट्रीज़ को एशियन ग्रुप में डाल दीजिएगा। वो सारी फिर एक साथ ही रहेंगी, इसलिए मैंने वो ग्रुप्स यहाँ पर लिखे नहीं। ओके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये सारे एशियन ग्रुप में ही होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे, ग्रुप 5 में। इसी तरह से ग्रुप 3 के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ बची हैं वो हो जाएंगी, और फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो बची हैं वो हो जाएंगी, जो बची हुई अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो हो जाएंगी। क्लियर हो गई कहानी? आगे चलें। तो वो मैंने लिखा नहीं। 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने ज़रूरी थे। इंडिया किस ग्रुप का हिस्सा है, उस ग्रुप में उसके 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं, और दूसरा 5 ग्रुप में 4-4 कंट्रीज़ मैक्सिमम हो सकती हैं। 19 मुल्कों को 5 ग्रुप में बांटा है, और ग्रुप्स बनाने का आधार रीजनल बेसिस रहता है। मोस्टली ये फॉलो होता है, यूजुअली कंट्रीज सेम रीजन से होती हैं, बट ये एब्सोल्युटली फॉलो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और वो हमने देख लिया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। और यूरोपियन यूनियन किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो लिखा हुआ है कि only group 1 and group 2 do not follow this pattern. What is this pattern of regional basis? Okay, the European Union, that is the 20th member, is not a member of any of these regional groups. वो किसी regional group का हिस्सा नहीं है। Each year another country from a different group assumes the G20 presidency. G20 presidency कैसे मिलती है? इस बार ग्रुप 2 में से इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिल गई। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये प्रेसिडेंसी किसी दूसरे ग्रुप के पास जाएगी। जिस भी किसी ग्रुप के पास ये प्रेसिडेंसी जाएगी, उस ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के पास समान अधिकार होगा इस प्रेसिडेंसी को ऑक्यूपाई करने का, लेने का। इसका मतलब हर ग्रुप के पास जब ये प्रेसिडेंसी पहुंचती है, उस ग्रुप के पास 3 या 4 जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो 3 या 4 सभी कंट्रीज़ के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्रेसिडेंसी को इस बार ले लें। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इन ग्रुप में जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें आपस में सहमति बनानी पड़ती है कि ये प्रेसिडेंसी इस बार किस कंट्री को जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पर अगर चलें तो प्रेसिडेंसी लेने का अधिकार सभी के पास बराबर का होता है, जो भी कंट्रीज़ उस ग्रुप से बिलोंग कर रही होती हैं। तो एक वर्ष एक ग्रुप में एक कंट्री के पास प्रेसिडेंसी रही, और फिर नेक्स्ट ईयर वो प्रेसिडेंसी दूसरे ग्रुप के पास जाएगी। उस ग्रुप में जाने के बाद उस प्रेसिडेंसी को लेने का अधिकार उन सभी कंट्रीज़ के पास था जो उस ग्रुप में थी। अब वो आपस में सहमति बनाएं और ये तय करें कि भाई किसके पास ये प्रेसिडेंसी होगी। तो कहानी यहाँ ख़त्म हुई कि सभी की सभी 19 कंट्री 5 ग्रुप में ऑर्गेनाइज हुई। कोई भी एक ग्रुप में 4 से ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं हो सकती। हर ग्रुप के पास 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी आती है। प्रेसिडेंसी एक ईयर के लिए रोटेट होती है। जिस ग्रुप के पास इस साल प्रेसिडेंसी आई, उस ग्रुप में जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो आपस में सहमति बना करके कोई एक कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड कर लेगी। समय ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट ग्रुप के पास वो प्रेसिडेंसी शिफ्ट हो जाएगी। फिर उस ग्रुप की भी मेंबर कंट्रीज़ आपसी सहमति से प्रेसिडेंसी ऑक्यूपाई कर लेंगी। इस तरह से सबके पास समान अधिकार होता है प्रेसिडेंसी लेने का, किसी भी एक ग्रुप में एज अ मेंबर कंट्री। ओके, इसका ढांचा, ये काम कैसे करता है, हमने देखा था 2 ट्रैक थे, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक। तो पहले शेरपा ट्रैक, हेडेड बाय द शेरपा, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर of the nation or the state or the government.
शेरपा ट्रैक का फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया पता लग जाएगा वर्किंग ग्रुप से, क्योंकि एक एक फोकस एरिया पे काम करने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है। तो फोकस एरिया है सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़, ओके, सोशल इकोनॉमिक एरियाज। तो चलिए उनको समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द फोकस एरिया, तो इसी के लिए एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और दूसरा अगला वर्किंग ग्रुप, तो मैंने अब वर्किंग ग्रुप लिखना बंद कर दिया, आप वर्किंग ग्रुप खुद ऐड करते जाना। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, तो फोकस एरिया क्या है? एंटी करप्शन। तीसरा कल्चर वर्किंग ग्रुप, तो फिर फोकस एरिया क्या है? कल्चर। चौथा डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, फोकस एरिया इज़ द डेवलपमेंट। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, फोकस एरिया इज़ द डिजिटल इकोनॉमी। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, focus area is the disaster risk reduction. Education is the education working group, so education is the focus area. Employment working group, so employment is the focus area. Energy transitions working group, so energy transition is the focus area. Environment and climate sustainability working group, so environment and climate sustainability is the focus area. Health working group, so health is the focus area. Tourism working group, so tourism is the focus area. And trade and investment working group, so trade and investment is the focus area. तो ये लगभग 13 वर्किंग ग्रुप हैं शेरपा ट्रैक के अंदर, जो वर्किंग ग्रुप इन सभी फोकस एरिया के ऊपर काम करने के लिए बनाए गए हैं, ओके। ये सभी मुख्य मुद्दे हैं जो G20 डील कर रहा है। सोशो इकोनॉमिक मुद्दे, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, कल्चर, डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब बारी आती है फाइनेंस ट्रैक की। हम सब जानते हैं इसे हेड करते हैं मेंबर कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। चलिए, तो दे जनरली मीट 4 times a year with 2 meetings being held on the sidelines of वर्ल्ड बैंक एंड IMF मीटिंग्स। ये वर्ष में प्रेसिडेंसी के दौरान लगभग 4 बार मिलते हैं, जिसमें 2 मीटिंग्स जो हैं वो साइडलाइंस में ही हो जाती हैं वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग्स के दौरान, ओके। अब इसके फोकस एरियाज़ कौन से हैं वो हम इसके वर्किंग ग्रुप से समझ लेंगे। पहला वर्किंग ग्रुप है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। इसके फोकस एरिया नेचुरली वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी से एसोसिएटेड, मैंने अभी बताया, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इश्यूज़, और वो सारे वही हैं जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो टैक्स रिजिम्स हैं उनको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें इसके विषय का काम है। उसी के लिए उसने वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। तो फ्रेमवर्क होना चाहिए, सो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। थर्ड वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप। फोर्थ वन सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, ओके। देन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके आगे वर्किंग ग्रुप वर्ड नहीं लगेगा। तो देखिए वही सारी चीज़ें जो हमारी तवज्जो हैं, ग्लोबल एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो, ग्लोबल सस्टेनेबल फाइनेंस का सिस्टम एग्जिस्टेंस में आए, ग्लोबल पार्टनरशिप हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के विषय में, और जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स इस्टेब्लिश हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन इश्यूज़ का कंसर्न, और फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़, ओके। ये सारा कुछ फाइनेंस ट्रैक के अंदर कवर होता है, ओके। ये वर्किंग ग्रुप्स उन्हें मैनेज करते हैं। चलें अब हम आगे बढ़ें, चीज़ों को समझें। देखिए, मेन एलिमेंट है G20 की प्रेसिडेंसी। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ओके। क्या मायने निकलते हैं इस बात के? देखिए, ये बड़ी चीज़ है कि आज भारत के पास G20 प्रेसिडेंसी है, क्योंकि G20 का अपना एक महत्व है जो हमने इसके पार्ट 1 में समझा था, और वो महत्व ये था कि ये वर्ल्ड की 85% GDP को कंट्रोल करती है, 75% ट्रेड को कंट्रोल करती है, और 66% पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, और 60% वर्ल्ड का लैंड इसी में रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत ही वाइड, बहुत ही ऑल इनकम्पैसिंग टाइप बॉडी है।
काफ़ी इम्पैक्ट है इसके फैसलों का। अगर इसके हम इकोनॉमिक वेट को देखें, इसके ट्रेड के वेट को देखें, पॉपुलेशन और लैंड वेट को देखें, सो इट इज़ वेरी हैवी बॉडी। ओके, ऐसे में भारत के पास ये प्रेजेंसी है, तो भारत किन विषयों पर एजेंडा बना सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरेस्ट कैसे सर्व हो सकते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो खाई आ चुकी है, जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, भारत एक लीडिंग पोजीशन ले सकता है। चलिए समझें। सबसे पहले, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया टू स्टीयर द वर्ल्ड टूवर्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सबसे पहले ये भारत के पास एक अवसर है कि वो दुनिया को उस दिशा में लेकर के जाए जहाँ पर दुनिया एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ को फॉलो करे। ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल। जो विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो सतत विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इंक्लूसिवनेस बढ़नी चाहिए। हम अपने प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया के लेक्चर में पढ़ रहे हैं, भारत में भी हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं। कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी नेशनल इनकम का डेवलपमेंट तब तक लाभकारी नहीं अगर वो इंक्लूसिव ना हो। वो एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जॉब्स को उन लोगों तक ना लेकर के जाए जो पिछड़े हुए हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं। ऐसे ही मुल्क होते हैं सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कंट्रीज़। इसी तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, ये एक विभाजन है इस पृथ्वी पर, ये एक डिवीज़न है इकोनॉमिक स्फेयर में। अगर हम कंट्रीज़ को डिवाइड करें तो कोई भी ग्लोबल ग्रोथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी तब मायने रखेगी अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसका लाभ मिलता है। अगर अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीकन नेशंस में गरीबी दूर होती है, पॉवर्टी, भुखमरी दूर होती है, स्टारवेशन और हंगर के एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन बच्चों में ख़त्म हो जाता है, अगर वहाँ पर शिक्षा आती है, आर्थिक विकास होता है, तो ये लाभ है। अगर वहाँ पर बेहतर सेहत मिलती है, अच्छा सैनिटेशन, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, तो ये लाभ की परिस्थिति है। ओके, तो ये भारत को दुनिया के सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, एजेंडा इस महीने में बनाना है कि जो वर्ल्ड है वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करे। ये ज़रूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये आइडिया भी रखा, और वो आइडिया ये था कि जो इंडियाज़ G20 एजेंडा है वो कुछ इस दिशा में होगा। सो इंडियाज़ G20 एजेंडा टू बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसीसिव। वो इंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, वो बहुत ही एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए, वो अलग अलग डोमेन्स को छुए, टेक्निक की प्रोग्रेस की बात करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें। इट शुड बी वाइड स्प्रेड, ओके, ऑल इनकम्पैसिंग। वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो, दैट शुड बी एम्बिशियस। वो एक्शन ओरिएंटेड हो, सिर्फ बातें ना हो, ज़मीन पर एग्जीक्यूट होता दिखे, और वो डिसीसिव हो, फैसले टाइम बाउंड मैनर में पूरे हों, टाइमलाइंस डिसाइड की जाएं। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हम टाइमलाइंस डिसाइड करें, ऐसा लगे कि जो भी फैसले लिए गए थे वो बड़े निर्णायक रूप में लिए गए थे। ओके, ये भारत ने माना है कि एजेंडा ऐसा होगा। तो इसी माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव के साथ हमने थीम भी चुना है इसका। तो भारत ने थीम चुना है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, किसी तरह का कोई भेद नहीं, कोई आपसे बाहर नहीं, कोई आपसे अलग नहीं। ये समस्त वासु पर बसने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक ही दल, समुदाय, परिवार का हिस्सा हैं। हम सब एक ही हैं। ओके, और उसके तहत ये कहा गया है कि एक ही पृथ्वी है, देयर इज़ वन अर्थ, देयर शुड बी वन फैमिली एंड देयर शैल बी वन फ्यूचर। ओके, वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारी थीम है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम एक पृथ्वी के वासी हैं, हम सब एक परिवार हैं, हम सब आएँ, मिलें और एक भविष्य की ओर बढ़ें। जब कोई एक लैंड, यानी कि एक अर्थ की जगह पर यहाँ पर एक लैंड हो जाए, जब एक फैमिली की बजाय सोसाइटी एक हो जाए, तो वो अपना एक भविष्य देखें, तो वो नेशन हो जाता है, उसे राष्ट्र कहते हैं।
तो ऐसा माना गया कि जैसे कुछ ग्लोबल नेशन जैसा क्रिएट हो जाए, हम सब इस रूप में सोचें। ओके, सो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो इंडियाज थीम दैट इज वासुदेव कुटुंबकम इज एमिंग टू बिल्ड यूनैनिमिटी, सहमति, टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली। भारत ने वासुदेव कुटुंबकम की थीम ही इस विचारधारा से रखी कि दुनिया के सामने आज जितनी भी चुनौतियां हैं, वो चाहे कोविड-19 पैंडेमिक जैसी सेहत से जुड़ी चुनौतियां हैं, वो चाहे लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण नुकसान होते हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, शहरों के ढांचों को नुकसान पहुंचना, जैसे कि फ्लड आ रहे हैं तेज़ी से, सूखा पड़ रहा है, विश्व भर में जंगलों में आग लग रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इम्पॉर्टेंट फर्टाइल एरियाज़ उसमें डूब रहे हैं। ये समस्त समस्याएं जो आज दुनिया के सामने खड़ी हैं, वो चाहे माइग्रेशन के रूप में हैं, वो चाहे युद्धों के रूप में हैं, वो चाहे बदलते पर्यावरण जलवायु के रूप में हैं, ये सब चुनौतियों को आए हम कलेक्टिवली एड्रेस करें और इफ़ेक्टिवली इनका सोल्यूशन दें। भारत ये चाहता है, इसलिए वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। अब हम अगर बात करें तो G20 में भारत किन चुनौतियों पर बात कर सकता है और करनी ज़रूरी है। वो चैलेंजेस हैं जैसे कि पेंडेमिक्स जैसी चीज़ें, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया, वो हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। आज दुनिया भर में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने महंगाई को बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भारी खाद्य पदार्थों की कमी आ गई, फूड ग्रेन, सीरियल्स, इनकी कमी आई क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर इसके पीछे था। इसके कारण ब्लैक सी से होकर के यूक्रेन से जाने वाली वो सभी फूड ग्रेन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। उनके ना पहुंच पाने के कारण मिडल ईस्ट, अफ्रीकन ये कंट्रीज़ त्रस्त हो गई, तबाह हो गई, आर्थिक रूप में कमज़ोर होने लगी। और फिर एक समझौता किया गया जिसके तहत रशिया को सहमत कराया गया कि वो इन सामानों को यूक्रेन से जाने दे। और मैं बता दूं कि उस समझौते से भी कल रशिया बाहर निकल गया है। ओके, तो वीट है, मेज़ है, इनकी सप्लाई में यूक्रेन एक लीडिंग प्लेयर की भूमिका निभाता है। ओके, तो इस तरह से यूक्रेन के ऊपर जब वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने जब एम्बार्गोज़ लगाए, सैंक्शंस लगाई, उनके व्यापार को विश्व से रोका, उनका सामान यानी कि उनका फ्यूल, उनकी फूड ग्रेन्स, उनके इक्विपमेंट्स, मशीनरी दुनिया भर में जाने से रुक चुके हैं। ये जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है, ये जो पेमेंट्स नहीं हो पा रही ऑनलाइन, ये जो शिपिंग कंपनीज़ को इंश्योरेंस करने वाले वेंडर्स नहीं मिल पा रहे, तो वो उन शिपिंग लाइंस पर ट्रेड नहीं कर पा रही हैं, ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं फैसिलिटेट हो रही हैं, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही हैं, ये क्योंकि कई जगह पर सैंक्शंस लगा दी गई हैं, कई युद्धों के कारण डिस्ट्रप्शंस चल रही हैं। ये सब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने दुनिया भर को महंगाई की मार में झोंक दिया है। इसके कारण दुनिया भर के बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण निवेश महंगा हो गया है और उसी के कारण जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो रोज़गार कहाँ से आएगा। इससे भुखमरी और बढ़ेगी और इससे बेरोज़गारी के कारण गरीबी और बढ़ेगी, माल न्यूट्रिशन और बढ़ेगा, दुनिया कई वर्ष पीछे चली जाएगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस पे ही ज़्यादा होता है। मार्जिनल सेक्शन ही यहाँ पर परेशान होता है, एक वेल ऑफ सेक्शन फिर भी सर्वाइव कर जाता है। और ऐसे में जब इकोनॉमी रिबाउंस करती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, तो बचे हुए लोगों को ही उसका लाभ मिलता है। इससे इकोनॉमिक वेल्थ कंसंट्रेट होती है, इससे इनइक्वालिटीज़ और बढ़ती हैं। तो हमें कभी भी डिसरप्शंस को इस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए कि जो लोग गरीबी से, मार्जिनलाइजेशन से बाहर आए हैं, वो वापस वहीं चले जाएं, क्योंकि जब फिर दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो जो बचे हुए वेंडर्स, जब बचे हुए लोग या बचे हुए उद्योग धंधे हैं, वही उस दोबारा प्रस्तुत हो रहे लाभ का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए वेल्थ के कंसंट्रेट होने का ये साइकिल कंटिन्यूअस हो जाएगा, इनकी लाइफ वर्चुअस हो जाएगी और पिछड़े हुए लोगों की लाइफ विशियस हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। देखिए, आप जानते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डे बाय डे इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। अभी अभी भारत में हिमाचल और उत्तराखंड में आए हुए फ्लड, 2022 में पाकिस्तान में आए हुए फ्लड, ये दोनों ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की निशानी थी।
और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स प्रभावित हैं ग्लोबल स्केल पर हो रहे क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वेदर पैटर्न रैंडम होते चले जा रहे हैं, सीजनल बेल्ट्स शिफ्ट होती चली जा रही हैं, लगातार ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ओशियन लेवल बढ़ता जा रहा है, रिवर्स में इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ बहुत ही शॉर्ट टाइम में ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से बहुत हैवी वाटर फ्लो आता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इतने में रेनफॉल्स लंबे समय तक स्प्रेड होने की बजाय हैवी डाउनपोर में कन्वर्ट हो गई हैं, टोरेंशियल हो गई हैं। इस वजह से नदियों में अचानक से पानी बढ़ना, लगातार जंगलों का कटना, मिट्टी का खिसकना, रेजरवायर्स का भर जाना, डैम्स का इफ़ेक्टिव ना रह पाना, ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं और क्लाइमेट चेंज ही का रिज़ल्ट भी हैं, और इनसे नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था को, लोगों की लाइफ को, कल्चरल लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि जब एक गांव या कोई पहाड़ या कोई भी रीजन इन फ्लड्स में बर्बाद होता है, एक कल्चरल ग्रुप बर्बाद होता है, एक कल्चरल हेरिटेज का लॉस होता है। सो ओवरऑल सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब कुछ प्रभावित हो जाता है। सो क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत G20 में बात करेगा कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन किया जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जाए। बड़े पैमाने पर मीथेन आज की डेट में चर्चा का विषय हुई है, वो चाहे एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस से आ रही है जैसे कि पैडी कल्टीवेशन, या फिर वो एनिमल हस्बेंड्री से आ रही है, या इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट के रूप में। इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हर फ्रंट पर हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि कैसे क्लीन एनर्जीज़ का ट्रांसफ़र किया जाए, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस एक साथ मिल कर के काम करें। डेवलपिंग नेशंस के लिए अपने लोगों को गरीबी से बाहर लाना, रोज़गार देना, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ऐसे में ये ज़रूरी है कि वो प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरली उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी आज की डेट में वर्ल्ड में लार्जली हाइड्रोकार्बन बेस्ड है, वो कन्वेंशनल फ्यूल से मिलती है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अर्थ का टेम्परेचर अगर हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस के बढ़े हुए लेवल पर रुकना है, जैसे कि 2100 तक मैक्सिमम, 2100 AD तक मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, तो फिर हमें किसी भी मैनर में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करना हो। छोटे मुल्क यानी कि डेवलपिंग मुल्क अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो बड़े मुल्कों को उनकी सपोर्ट में आना है, कैसे वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर पाएँ। इसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देना है, उनकी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएँ, इसके लिए उन्हें फंडिंग सपोर्ट देना है, टेक्निकल नो हाउ देना है, रिन्यूएबल एनर्जी पैदा हो उसके लिए मशीनरी या मशीनरी से जुड़ी तकनीक देनी। ये सारी चीज़ें अगर डेवलप्ड नेशन करते हैं तो डेवलपिंग नेशंस का ट्रांजिशन ईजी हो जाता है, और आने वाले समय में अधिक जनसंख्या, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सब डेवलपिंग नेशंस में ही होने वाला है। 2050 तक दुनिया को वर्क पावर, मार्केट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में लीड करेगा एशिया, और 2050 के बाद इसे लीड करने का काम करेगा अफ्रीका। तो ये तमाम डेवलपिंग नेशन ही हैं जिनकी ज़रूरत है आर्थिक विकास, और ज़रूरी है उनको बेहतर तकनीक देना। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साथ आना पड़ेगा कि किस मैनर में क्लाइमेट चेंज से जुड़े ट्रीटीज़ बाइंडिंग बनाई जाएं। जो भी कंट्री मेंबर हैं उनके जो खुद के इंटरेस्ट हैं उन्हें सर्व किया जाए, वो चाहे गरीबी दूर करना है, भुखमरी है, महिलाओं का विकास है, ग्रामीण विकास है, या अर्थव्यवस्था का विकास, तभी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई योजनाएं प्रभावी हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। भारत उस विषय में बात करेगा, भारत अपने उदाहरण लोगों के सामने भी रखेगा
कि कैसे भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, उसका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ करने के लिए उसका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मैकेनिज़्म, उसका सोलर अलायंस सिस्टम डेवलप करना और सोलर एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना, विंड टर्बाइंस, विंड प्लांट्स लगाना, उससे लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। तो भारत एक टेम्पलेट के रूप में, एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा कि कैसे वो एनर्जी ट्रांजिशन, वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो क्लाइमेट चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट इशू। तेज़ी से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की मार आज लोग झेल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ झेल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर झेल रहा है, और अलग अलग सरकारों को इससे प्रभावित माइग्रेशंस झेलने पड़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, कैओस बढ़ेगा, मिलिटेंसी, टेररिज्म, यूथ अनरेस्ट इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी रिस्क, देखिए क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर फूड सिक्योरिटी पे भी है। लगातार अगर इसी तरह से ग्लोबली क्लाइमेट चेंज होता रहा तो यील्ड कॉम्प्रोमाइज़ होंगी फसलों की, ये पहली चीज़। दूसरा, विश्व स्तर पर हो रहे रिसोर्सेज के लिए जो फाइट है, उसकी वजह से जो युद्ध हैं, उन युद्धों के कारण फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई। हमने रशिया और यूक्रेन के केस में ये देखा कि अफ्रीकन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ सफ़र हुई क्योंकि उन्हें फूड सप्लाईज़ नहीं मिल पाई। जो फूड सप्लाई उन्हें यूक्रेन से इंश्योर हुआ करती थी। अल्टीमेटली यूक्रेन और रशिया के बीच में ये करार हुआ कि यूक्रेन की फूड ग्रेन्स अफ्रीका और कमज़ोर मुल्कों को जाती रहेंगी, डेवलपिंग नेशंस को मिलती रहेंगी, और ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों पर रशिया आक्रमण नहीं करेगा। इसी फूड सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कारण आज दुनिया भर में महंगाई भी देखने को मिल रही है, और उसी महंगाई के कारण जितने लोग गरीबी से बाहर निकले होते हैं वो वापस गरीबी में चले जाते हैं। इसी महंगाई के कारण हायर इंटरेस्ट रेट फॉलो करने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक्स को, और जितना को रोज़गार दिया होता है वो बेरोज़गारी में बदल जाता है। लोग फिर से माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक हंगर, स्टारवेशन की स्टेज में चले जाते हैं। पिछड़े मुल्क पिछड़े ही रह जाते हैं। तो ज़रूरी है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। अगर गरीबी को दूर करना है, राष्ट्रों की संप्रभुता को बनाए रखना है, अगर जन कल्याणकारी चरित्र अपनाना है राज्यों को, अगर ये मानना है कि स्टेट वेलफेयर हैं, तो फूड सिक्योरिटी इज़ मस्ट। उसे क्लाइमेट चेंज से थ्रेट है, उसे कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपके द्वारा बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं, और इन्हीं की मदद से जैव विविधता ख़त्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी, और दूसरी तरफ सॉइल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ यानी कि फर्टिलिटी ये ना प्रभावित हों। कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस हों, कैसे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की ओर लाया जाए, तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बेटर करना ये ज़रूरी है। और कैसे संसाधनों के लिए लड़ाइयों के तहत जब युद्ध होते हैं, इससे जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते हैं उनको ख़त्म करना, और कनेक्टिविटीज़ को बढ़ाना कि सूखा ग्रसित क्षेत्रों में या किन्हीं भी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से प्रभावित इलाकों में बहुत तेज़ी से इन सब सप्लाईज़ को पहुंचाया जा सके। भारत इन सब विषयों पर बात करेगा, करना ही है। ओके, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, चाहे वो साउथ चाइना सी का मुद्दा हो, चीन के द्वारा उस क्षेत्र का अतिक्रमण करना, चाहे वो चीन और ताइवान के बीच में ज़मीन को और अस्तित्व को लेकर लड़ाई हो। चीन ताइवान की एग्जिस्टेंस को एड्रेस नहीं करता, वो उसे इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता। चाहे ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जंग हो, रशिया या यूक्रेन, बल्कान कंट्रीज़, या फिर और कई क्षेत्र, कुल मिलाकर के बढ़ती हुई आबादी कई तरह के चैलेंजेस पोज कर रही है। हर मुल्क मजबूत होना चाहता है, और जिसके पास संसाधन बेहतर होंगे, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा, वो फ्यूचर का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कोर्स डिसाइड करेगा। वो चाहे स्विस कनाल को कंट्रोल करना हो, वो चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करना हो,
जिसकी मदद से चिप प्रोडक्शंस हो सकती हैं। वो चाहे चिप के सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल करना हो, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीज़ों को कंट्रोल करना हो, या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी। तो कुल मिलाकर के दुनिया भर में आज जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। अलग अलग भौगोलिक इकाइयाँ, अलग अलग जोग्राफिकल एंटिटीज़, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। सो दैट्स वाई हर कोई ये चाह रहा है कि उनकी इच्छा के अनुसार विश्व का भविष्य का मार्ग तय हो। जो फ्यूचर पाथ है वर्ल्ड का, सोसाइटी का, वो उस राष्ट्र के हित में तय हो। ये दर्शाता है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन अच्छे से काम नहीं कर रहे। उन्हें जिन इश्यूज़ को एड्रेस करना था वो नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो तमाम बड़ी संस्थाएं हैं जिनसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो सभी को साथ लेकर के चलें। लेकिन जब ये इंस्टीट्यूशंस शक्तिशाली या आर्थिक रूप में मजबूत मुल्कों के द्वारा डोमिनेटेड हो जाएं, उन्हीं के हितों में फ़ैसले लेने शुरू हो जाएं, तो तब अंततः ये परिस्थितियां पैदा होती हैं कि तमाम मुल्क अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लामबंद भी कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कैसे विश्व हमारी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़े, क्योंकि ये संस्थाएं हमें रिफ़्लेक्ट नहीं कर रही, हमारी विचारधारा को रिफ़्लेक्ट नहीं कर रही। तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को घटाना ज़रूरी है। जियोपॉलिटिकल वॉर प्रैक्टिसेस का बढ़ना ये प्रमाणित करता है कि डिप्लोमेटिकल चैनल्स फेल हैं। वो ये प्रमाणित करता है कि ग्लोबल इंटरेस्ट अभी भी पैरामाउंट नहीं हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ही सुप्रीम है। वो ये प्रमाणित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह की समस्याओं का समाधान देने में चूक चुकी हैं। वो ये प्रमाणित करता है कि रीजनल ग्रुप्स या मिलिट्री ग्रुप्स आज भी इम्पॉर्टेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ को अपने तहत अधीन लाने के लिए, दबाने के लिए। जैसे कि नाटो एक संस्था के रूप में आज भी मजबूत है, और रशिया यूक्रेन में वॉर का मेन कारण यूक्रेन की संभावित नाटो की मेंबरशिप, कि वो भविष्य में ऐसा कर सकता है। रशिया इसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट पाता है। ओके, तो ये सब सुधारों पर काम होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए। WTO के नियम डेवलपिंग देशों के हितों में भी काम करें। IMF के लोन डेवलपिंग नेशंस को बचाएं, प्रोटेक्ट करें, ना कि अधीन करें। तो ये ज़रूरी है। लूमिंग डेट क्राइसिस, लगातार क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, इन सब कारणों से और वीकर नेशनल पॉलिसीज़, इंटरनल पॉलिटिकल कैओस, सिविल वॉर्स और करप्शंस, ये मुख्य कारण हैं जिनके कारणों से मुल्क कमज़ोर होते जा रहे हैं। और कमज़ोर होते मुल्कों का नतीजा यही है कि उन्हें अपने सर्वाइवल, अपने एग्जिस्टेंस के लिए पैसों की ज़रूरत है, और वो कर्जे के रूप में ही मिलेगा। जैसे श्रीलंका तबाह होने को, जैसे पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, ये वो बड़े बड़े मुल्क हैं जिन पर भारी कर्जा है इस समय। और वो कर्जा इसी कारण है, या तो कभी बाढ़ आ रही हैं, या फिर अर्थक्वेक से डिवास्टेटेड हैं, या फिर सिविल वॉर्स हैं, या फिर किन्हीं ना किन्हीं तरह की ऑटोक्रेटिक रिजिम है, एथनिक क्लेंजिंग है। ये सब समस्याएं हैं, और इनके पीछे लड़ाई है रिसोर्सेज की, इनके पीछे लड़ाई है अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की। एक लार्जर ग्लोबल हार्मनी इस्टेब्लिश होगी, मानव को मानव के रूप में देखा जाएगा, ह्यूमन राइट्स को पैरामाउंट माना जाए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेवल प्लेइंग ग्राउंड्स पर सभी को अवसर दें, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज के बाद आया होने वाले नुकसानों को जिन मुल्कों ने नुकसान किया है वो अपनी ज़िम्मेदारी के तहत उन नुकसानों को अपनाएं, युद्धों की परिस्थिति को रोका जाए, तो तभी जाकर के ये हालात बनेंगे कि मुल्क कर्जे में ना डूबे, लोकतंत्र को समर्थन दिया जाए। तो अभी हालिया तौर पर ये प्रयास किए जाएं कि कैसे इन सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिनमें कि मेजॉरली ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं,
इन्हें कर्जों की चपेट से कैसे बाहर निकाला जाए। ये कर्जे इनके राष्ट्र की पहचान को, इनके इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन की एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड। ओके, 3 एजेंडे मुख्य हैं। भारत इन 3 एजेंडों पर काम कर सकता है अपनी इस विचारधारा के तहत। विचारधारा क्या है कि जो G20 है उसका एजेंडा इंक्लूसिव हो, एम्बिशियस हो, एक्शन ओरिएंटेड हो एंड डिसीजिव हो। कोई भी मुद्दा, कोई भी एजेंडा जो G20 ले वो इंक्लूसिव होना चाहिए। सभी छोटे से बड़े मुल्क उसमें लाभान्वित होने चाहिए, सभी वर्ग लाभान्वित होने चाहिए, किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑल एनकम्पैसिंग। किसी भी राष्ट्र में कमज़ोर वर्ग इसका हिस्सा हों, वो भी लाभान्वित हों। पूरे ग्लोबल स्केल पर देखें तो छोटे मुल्क भी इससे लाभान्वित हों। डेवलप्ड डेवलपिंग नेशन एक साथ आएँ, सभी का लाभ हो। तो इट शुड बी इंक्लूसिव। महिलाओं का भी विकास हो, बाल कल्याण भी हो। इट शुड बी एम्बिशियस, प्लान बड़े हों, महत्वाकांक्षी हों, मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करें, यानी कि उनमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म नीड्स फुलफ़िल करने के साथ साथ फ्यूचर का पाथ पेव करने की भी पावर हो। एजेंडा ऐसा हो। आने वाले समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो चाहे गवर्नेंस है, चाहे एजुकेशन है, चाहे प्रोडक्शन है या कल्चरल कॉन्टेक्ट्स हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही एजेंडा लिया जाए। एजेंडा शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। सिर्फ और सिर्फ एजेंडे बातों तक सीमित ना हो, वो एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। समय सीमा बांधी जाए, टाइम फ्रेम में काम किया जाए, अकाउंटेबिलिटी रिजल्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं, एंड ये डिसीजिव होने चाहिए, यानी कि एजेंडा ऐसा होना चाहिए जैसे लोगों के जीवन में बदलाव दिखे, निर्णायक होने चाहिए। जो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वो चेंजेस होते दिखें। सिर्फ ऐसा ना हो कि वो थियोरेटिकली अच्छा है, बड़ा एम्बिशियस भी है, एक्शन भी होने लगे, पर निर्णायक नहीं है। न महिलाओं के जीवन में बदलाव, न डेवलपिंग नेशंस की ज़रूरतों को पूरा कर पाया, और ना ही डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच की जो डिवीज़न है, जो खाई है, उसे दूर कर पाया। फिर ऐसे एजेंडे का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये होना चाहिए। इसी विचारधारा को वासुदेव कुटुंबकम के अपने इसी संकल्प को, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के इस कॉन्सेप्ट को जीते हुए भारत ने मुख्यतः इन 3 एजेंडों पर काम करना होगा। जैसे पहला एजेंडा है, दैट इज़ द फर्स्ट एजेंडा इज़ फाइनेंसिंग टुमारोज सिटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग दैम एज अ फॉरमोस्ट इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, ये ज़रूरी है कि भारत इस एजेंडे में इन मुद्दों को उठाए। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करना है, क्योंकि शहर इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन के रूप में काम करते आए हैं और आगे करने वाले हैं। आज विश्व की 80% जीडीपी शहरों से ही पैदा होती है। शहर ही हैं जिनमें 2050 तक आज विश्व की जितनी जनसंख्या शहरों में है वो 2050 तक दुगनी हो जाएगी। इट विल बी डबल बाय 2050। प्रत्येक वर्ष $5.5 ट्रिलियन अगले 15 वर्षों तक हमें शहरों पर खर्चने हैं, ताकि शहर इस बढ़ी हुई जनसंख्या, ताकि शहर उस बदले हुए विश्व की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। ज़रूरतें उन युवाओं की जो नौकरी मांगेंगे, ज़रूरतें उन लोगों की जो हेल्थ मांगेंगे, एजुकेशन मांगेंगे, जो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मांगेंगे, जो अपनी फंडामेंटल एस्पिरेशंस, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हैं, उन्हें फुली रियलाइज़ करना चाहेंगे। तो शहर ही जब भविष्य के भाग्य को तय करेंगे तो शहरों से ही सबकी उम्मीद होगी। तो शहरों को उन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ऐसे में वो शहर कैसे होंगे, ये भी तो एक विचार है। तो उन शहरों को पानी की, वाटर की, बिजली की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, हेल्थ,
एजुकेशन की, सैनिटेशन की, वेस्ट मैनेजमेंट की ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो भविष्य के विश्व की ज़रूरतें पूरी कर पाए। तभी फ्यूचर का वर्ल्ड अपने उस फ्यूचर को फुली रीप करेगा, एंजॉय करेगा, उसका स्वाद चखेगा जहाँ तक पहुँचने के लिए उसने इतनी मेहनत की है। वरना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो तभी कर पाएगा। ज़रूरी है कि शहरों का विकास ऐसे किया जाए कि वह एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें। एंटरप्रेन्योरशिप हब्स बनाने होंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट करने होंगे, स्किल असेसमेंट सेंटर्स कह सकते हैं आप। ज़रूरी होगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो। तो कुल मिलाकर के हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि भविष्य एंटरप्रेन्योरशिप से चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप मेनली सिटी सेंटर्ड होगी और शहरों के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो उन एंटरप्रेन्योरियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाए। ऐसे डेटा सेंटर्स होने चाहिए, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो वाईफाई कनेक्टिविटी हो या बीट एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ऐसे लॉज होने चाहिए, वर्क लॉज, वर्क एथिक्स, जो उस समय के एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होंगे, बदलती ज़रूरतों के अनुरूप होंगे। तो भारत इस विषय में शहरों को मुख्य रखते हुए विचार कर सकता है। सेकेंड एजेंडा, एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम कार्बन इंटेंसिव एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम भविष्य की बात करें तो रिक्वायरमेंट है कि आप कार्बन इंटेंसिव एनर्जी सेक्टर से निकल के रिन्यूएबल की तरफ आएँ। ये कहानी मैंने अभी समझाई जब मैंने क्लाइमेट चेंज की बात समझाई। मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव कर रहे हैं, जितने भी लोगों को गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा से बाहर निकाल रहे हैं, अल्टीमेटली वो सब डेवलपमेंट्स लेवल कर दी जाती हैं, नुकसान में आ जाती हैं जब किसी भी तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उन सभी विकास के कामों को, उन समाजों को, उन लोगों को वापस एक प्रिमिटिव स्टेज में भेज देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान होना, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हैं, चाहे डैम्स हैं, चाहे ब्रिजेज़ हैं, चाहे पावर सप्लाई नेटवर्क है, सम कम्युनिटीज़ का उखड़ जाना एक जगह से, हेल्थ डे बाय डे लोगों की डिग्रेड होते चले जाना क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब परिस्थितियों को अगर देखें तो मानव यदि सच में ये चाहता है कि वो अपने लिए एक ऐसी भूमि बनाए, एक ऐसा विश्व खड़ा करे जिसमें वो अपनी लंबे समय की कल्चरल डेवलपमेंट के फ्रूट्स एंजॉय कर पाए, तो ये ज़रूरी है कि वो क्लाइमेट चेंज को कंटेन करे, वो उसे सीमित करे, वो उसे रोके। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा के स्रोतों को हम ग्रीन और क्लीन सेंस में बदल दें, वरना भविष्य भयावह होगा। भारत ये कर सकता है। ओके, भारत दुनिया में तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। तो एज ए टेम्पलेट भारत दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, मैंने अभी बताया, चाहे वो किसी भी तरह की इंसेंटिव्स देने की बात हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या कोई भी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और चाहे वो तेज़ी से हाइड्रो और सोलर पावर में बदलना हो। भारत इन क्षेत्रों में काम कर रहा है और ये भविष्य की ज़रूरतें हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जीज़ की तरफ आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, इससे संभावना ये बनेगी कि इकोनॉमिक प्रोसेस और ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो जाएंगे, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, पर्यावरण के बिगड़ने के कारण सेहत को मैनेज करने के लिए जो खर्चा आता है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, वो खर्चा घट जाएगा। अल्टीमेटली ये नारा है कि डीकार्बनाइजेशन इज़ द न्यू डेवलपमेंट। अगर आप डीकार्बनाइज करते हैं तो वो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। सेहत पर खर्चा कम आएगा, नई नौकरियों का सृजन होगा, क्लीन एनर्जी की सोर्सेज की तरफ जाएंगे आप, इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो जाएंगे, इंपोर्ट्स के खर्चे कम हो जाएंगे, नेचुरल जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उन्हीं पर अधिक बल नहीं पड़ेगा, जैसे कि आज की डेट में क्रूड ऑयल और कोयला,
सारा बल उसी पर है। डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे, तो फिर उसको बेच के जो होने वाली आमदनी है वो भी डाइवर्स सोसाइटीज़ तक जाएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ये कितना बेहतर है। जैसे आज इथेनॉल से ब्लेंड करने की बात है, इथेनॉल से ब्लेंडिंग होगी तो अगर 1 लीटर में 20% 30% इथेनॉल होगा, तो इथेनॉल भारत में जिन चीज़ों से बनेगा, जैसे मान लीजिए कि चावल से ही बन रहा है, गन्ने से बन रहा है, तो वो भारतीय किसानों को भी पैसा मिलेगा। 1 लीटर तेल ही तेल पहले पूरा था तो वो पर्शियन गल्फ से आता था। अब 1 लीटर में 70% तेल होगा, बाकी इथेनॉल, तो 30% वो आमदनी भारतीय किसानों को भी होगी। तो इस तरह से हम आमदनियाँ बढ़ा सकते हैं किसानों की, देश का धन बढ़ा सकते हैं, इनकम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं एनर्जी से होने वाली। तो ये सब लाभ हमें होंगे, तो इसलिए एनर्जी ट्रांजिशन इज़ रिक्वायर्ड। भारत इस पर बात करेगा। हेल्थ केयर, थर्ड एजेंडा, मोर रिजिलियंट, रिस्पॉन्सिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम, ensuring universal, affordable and quality health services। जब दुनिया के सामने पेंडेमिक आया कोविड-19, तो दुनिया ने ये अनुभव किया कि कोविड-19 जैसी समस्याएं एक मुल्क तक सीमित नहीं रहती। वो चीन से उभरा और तमाम विश्व भर में फैल गया। दुनिया आज ग्लोबलाइज है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम एक दूसरे से आइसोलेट होकर नहीं चल पाएंगे, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और जब दुनिया आपस में जुड़ी है और इस तरह के पैंडेमिक्स, बदलते पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में और बढ़ सकते हैं, तो हम कैसे आँख मूंद सकते हैं इस विचार से कि हम सबको संयुक्त होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, इकट्ठे होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण लोगों की लाइफ लंबी हुई, लेकिन साथ ही साथ कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ भी हुई, कई तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, वो चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ओबेसिटी है या कुछ भी और। ऐसे में उन्हीं मुल्कों में जब कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज़ आई, कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण वो लोग इसे सस्टेन नहीं कर पाए। इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारी पैमाने पर मौतें हुई। दुनिया ने क्या देखा? ज़रूरी था कि उस समय में पूरी दुनिया के भीतर मास्क एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज हो, पीपीटी किट्स एक्सचेंज हों, टेस्टिंग किट्स एक्सचेंज हों पूरी दुनिया भर में, आरटीपीसीआर या बीट एनीथिंग। ज़रूरी था कि वैक्सीन एक्सचेंज हो। तो आज के समय में जो थ्रेट्स हेल्थ के सेक्टर में मिल रहे हैं वो लोकलाइज ना हो करके ग्लोबल स्केल पर हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि पूरे विश्व के मुल्क आपस में जुड़ें, जिसकी जो महारत है वो दूसरे के साथ साझा करें। हेल्थ इंफॉर्मेशन, डाटा क्विकली शेयर किया जाए, महामारियों को सीमित किया जाए, जिन क्षेत्रों में रोका जा सकता है रोका जाए। ऐसे माहौल में भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स, एसेंशियल सर्विसेज किसी भी मानर में डिसरप्ट ना हो और तुरंत सभी मुल्क ऐसी मार झेलने के बाद अर्थव्यवस्था की गति फिर से पकड़ लें। ऐसे समझौते आपस में होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरह के रिस्क फैक्टर आगे दिख रहे हैं, हमें रिस्पॉन्स भी वैसा तैयार करना पड़ेगा। हमने अपने हेल्थ सेक्टर को और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। जिन जोग्राफिकल एरियाज़ में जिस तरह की बीमारियां प्रभावित रहती हैं, ज़रूरी है कि वहाँ पर प्रिवेंटिव केयर को बढ़ाया जाए, पहले ही चीज़ों को रोका जाए, उन्हें होने ना दिया जाए। और फाइनली जब बीमारियां हो रही हैं तो क्यूरेटिव केयर मैकेनिज़्म पर फोकस किया जाए। जिन हेल्थ ग्रुप्स को ज़्यादा तवज्जो है उनको क्विकली रिस्पॉन्ड दिया जाए जिस मैनर में चाहिए। तो इट शुड बी मोर रेजिलिएंट कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा धराशायी ना हो। इट शुड बी मोर रिस्पॉन्सिव और ये यूनिवर्सल हो। ये ना हो कि पिछड़े लोग इसके घेरे से बाहर रह जाएं, पिछड़े मुल्क इसके घेरे से बाहर रह जाएं। कई तरह के लिंग के आधार पर भेद हैं, महिलाएं इसके लाभ से बाहर रह जाएं। इट शुड बी यूनिवर्सल, ये सभी मुल्कों को, सभी वर्गों को कवर करे। तभी हमारा गोल अचीव होगा कि हम एक लेवल प्लेइंग, एगैलिटेरियन ग्लोबल सोसाइटी हैं। अगर हम एगैलिटेरियन हैं तो अधिकार सबको मिलने चाहिए। इट शुड बी अफोर्डेबल,
वह अफोर्डेबल होना चाहिए कि लोग ऐसे इलाज को अफोर्ड कर सकें, करवा सकें, और इट शुड बी क्वालिटी ओरिएंटेड, वो बेस्ट इन क्लास होना चाहिए दुनिया के स्तर पर। ओके, तो उन्हीं चीज़ों पर बात की गई है कि वो रेजिलिएंट हो, रिस्पॉन्सिव हो, सस्टेनेबल हो, वो यूनिवर्सल हो, अफोर्डेबल हो और क्वालिटी हो। तो इन चीज़ों पर हमें काम करना है। भारत इस पर चर्चा कर सकता है कि कैसे हम प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम डेवलप करें। लेक्चर का अंत मैं 2 डेटास के साथ करता हूँ। आप इन्हें देखिए प्लीज़। देखिए, वर्ल्ड की 193 कंट्रीज़, वर्ल्ड की टोटल 193 कंट्रीज़ की टोटल इकॉनमी है $95 ट्रिलियन, $95 ट्रिलियन। और G20 नेशंस उसमें से इकॉनमी होल्ड कर रहे हैं $75 ट्रिलियन। ओके, यू नो इट वेरी वेल, 85% ऑफ GDP ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ हमें ये देखना ज़रूरी है कि G20 नेशन में वर्ल्ड की इकॉनमीज़ कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं अपने इकोनॉमिक साइज़ वाइज। सबसे बड़ी अमेरिका है, अप्रॉक्स 25 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पे चाइना, अप्रॉक्स 18 ट्रिलियन। जापान तीसरे नंबर पे, अप्रॉक्स 4.3 ट्रिलियन। जर्मनी चौथे नंबर पे, 4.03 ट्रिलियन। भारत पाँचवें नंबर पे, 3.47 ट्रिलियन। यूके छवें नंबर पर, 3.2 ट्रिलियन, ये सब डॉलर्स में है। और फ्रांस 2.78 ट्रिलियन डॉलर। पर यहाँ पर एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, अमेरिका और चीन ही दुनिया में आपस में मिल कर के लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर से अबव हैं, और यही दोनों सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसर्स हैं। इनके बाद बहुत तेज़ी से ग्राफ गिरता है। जापान तीसरे नंबर पर तो है, पर $18 से $4 ट्रिलियन तक, $18 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन का बहुत फ़र्क है। ओके, इसके बाद अगला आंकड़ा है कि भारत के इन मुल्कों के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस का क्या स्केल है, हमें वो भी समझना है। समझिए, ये देखिए, US और UK के साथ इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, चलो इंपोर्ट कम करते हैं। ओके, आप जानते हैं इसका रीज़न, द IT इनेबल्ड सर्विसेज। नेचुरली ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं उसकी, और भारत से वो सर्विसेज जाती हैं। लेकिन इस पूरे स्केल में सबसे ज़्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव में है विद चाइना। ये मिलियन डॉलर में लिखा हुआ है, -73,310 मिलियन डॉलर, मतलब -73,000 मिलियन डॉलर का बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारा चीन के साथ, मतलब काफ़ी नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। उसके बाद जर्मनी, जापान, रशिया, इनके साथ भी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है। बट ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, आप नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हैंडल कर सकते हैं अगर आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, नेशन ग्रो कर रहा है, तो नेचुरली बहुत सी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, गुड्स एंड सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हैं। तो अगर वो इंपोर्ट हो रहा है और साइमल्टेनियसली नेशन इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, फिर ऐसी चीज़ें समस्या का कारण नहीं होती, ये अफोर्डेबल होता है। ओके, स्पेन दुनिया की 15वें नंबर की इकॉनमी होने के बावजूद भी इसका हिस्सा नहीं है। 15वें नंबर की इकॉनमी होने के बावजूद भी G20 का हिस्सा नहीं है। मेजॉरली दुनिया की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, लार्जली वही इसका हिस्सा है, एब्सोल्युटली नहीं पर मेजॉरली वो इसका हिस्सा है। स्पेन क्यों नहीं है? एक तो यूरोपियन यूनियन खुद इसका हिस्सा है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के आने 4 मुल्क भी इसका हिस्सा हैं। जर्मनी इसका हिस्सा है, इटली इसका हिस्सा है, फ्रांस इसका हिस्सा है, UK हिस्सा है, तो वो भी इसका हिस्सा है। तो 4 वो, एक यूरोपियन यूनियन, 5 खुद, तो ये 5 मुल्क मिल जाते हैं, और 20 मेंबरों की तो कंट्री है।
जो 20 मेंबरों का तो ग्रुप ही है, तो फिर 25% तो हिस्सेदारी इन्हीं की हो गई। तो एक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि इस वजह से फर्दर स्पेन को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। स्पेन जिस समय में ये संस्था एग्जिस्टेंस में आई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल उतनी बड़ी दावेदारी रखता भी नहीं था, और स्पेन इसका एक परमानेंट इनवाइटी मेंबर भी है, तो उसे नीड भी नहीं फील हुई इसका मेंबर बनने की। इट्स अ परमानेंट इनवाइटी मेंबर। ओके, ये एक चीज़ थी। अब आप G20 बारे पढ़ते रहिए, कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट्स कवर करिए, आपको हमेशा समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो विषय चारों तरफ चल रहे हैं उन्हीं विषयों पर भी G20 पर बात हो रही है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।